गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी पार्ट 3 ऑफ कैंसर वीडियो। हमने 2 वीडियोस के अंदर कैंसर के बारे में कुछ डिटेल्स देखे थे, जिसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ ट्यूमर, टाइप्स ऑफ कैंसर एंड कुछ कैंसर की बेसिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कार्सिनोजेंस के बारे में। सो आज की वीडियो का टॉपिक है कार्सिनोजेंस। ओके, कार्सिनोजेंस। अब देखना कार्सिनोजन एक्चुअल में होता क्या है। तो अगर हम इसे वर्ड से तोड़ेंगे सो हमें ये दिख के आ रहा है दैट ये जो वर्ड है इसके अंदर दो सब डिवाइडेड है, 2 सब डिवाइडेड पोर्शंस आते हैं। एक तो आता है जेन एंड एक आता है कार्सिनो। सो कार्सिनो ये वर्ड होता है कैंसर से एसोसिएटेड एंड जेन वर्ड जो होता है ये होता है प्रोड्यूसिंग। सो कैंसर को कॉज करने वाले सब्सटेंसेस, कैंसर को प्रोड्यूस करने वाले सब्सटेंसेस ये होते हैं आपके कार्सिनोजेंस। सो नाम से ही क्लियर है, जेन यानी प्रोड्यूसिंग, कार्सिनो कैंसर से रिलेटेड है। सो कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस या फिर कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस, इन्हें हम क्या बोलेंगे? कार्सिनोजेंस बोलेंगे। बायो के अंदर ऐसे और भी वर्ड्स आपने सुने होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एलर्जेंस। ठीक है, यहां पर लिख देती हूं साइड में। ठीक है, एलर्जेंस। अब देखो यहां पर भी एलर्जन, जेन यानी प्रोड्यूसिंग एंड एलर ये वर्ड एलर्जी से एसोसिएटेड है। तो एलर्जी कॉजिंग सब्सटेंसेस जो होते हैं इन्हें एलर्जेंस बोला जाता है। वैसे ही कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस आर कार्सिनोजेंस। आपने एक और टर्म पढ़ी होगी एंटीजन। ठीक है, एंटीजन। अब यहां पर भी जेन यानी होता है प्रोड्यूसिंग, एंटी यानी होता है एंटीबॉडी। सो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडी के फॉर्मेशन को स्टिम्युलेट करते हैं, इन्हें बोला जाता है एंटीजेंस। सो हमें ये यहां से ये तो क्लियर है दैट एलर्जेंस एलर्जी कॉजिंग सब्सटेंसेस, उसके बाद एंटीजेंस एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस, उसके बाद कार्सिनोजेंस कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस या फिर कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस। सो बायो इसीलिए ब्यूटीफुल होता है बिकॉज हम वर्ड से ही अंदाजा लगा सकते हैं दैट एक्चुअली है क्या इसके अंदर। ठीक है, सो कार्सिनोजन यानी कार्सिनो यानी कैंसर एंड जेन यानी प्रोड्यूसिंग। सो इसकी अगर शॉर्ट डेफिनेशन में यहां पर लिखूं, सो दिस आर कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस। कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस को ही आप क्या बोलते हो? कार्सिनोजन बोलते हो। ठीक है, अब ये कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस जो होते हैं इनके ऊपर अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। जैसे फिजिकल फैक्टर आपके कैंसर को कॉज कर सकते हैं, या फिर बायोलॉजिकल फैक्टर भी कैंसर को कॉज कर सकते हैं, एंड केमिकल फैक्टर भी कैंसर को कॉज करते हैं। सो ये जितने भी कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस होते हैं इन्हें हम ब्रॉडली ये 3 ग्रुप्स के अंदर रखते हैं। पहले फिजिकल फैक्टर्स, दूसरे केमिकल फैक्टर्स एंड तीसरे होते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, अब हम इसे धीरे धीरे पढ़ेंगे। फैक्टर्स की जगह आप इसे एजेंट वर्ड भी यूज कर सकते हो, फिजिकल एजेंट या फिर केमिकल एजेंट या फिर बायोलॉजिकल एजेंट। अभी देखो नाम से ही क्लियर है, फिजिकल एजेंट के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे या फिर रेडिएशंस होंगे जो कैंसर को कॉज करेंगे। उसके बाद केमिकल एजेंट्स के अंदर कुछ केमिकल्स होंगे जो आपके कैंसर को कॉज करेंगे। जैसे सिगरेट के अंदर जो केमिकल होता है, टोबैको के अंदर जो केमिकल होता है, वो केमिकल इस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद बायोलॉजिकल एजेंट के अंदर कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे जो आपके कैंसर को कॉज करेंगे। यहां पर हम देखेंगे दैट कैंसर को कॉज करने वाले वायरसेस होते हैं। अब आपको ये थोड़ा कंफ्यूज होगा दैट मैंने बोला लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट वायरसेस तो नॉन लिविंग होते हैं। सो वायरसेस का कैसा होता है पता है? होस्ट के बाहर अगर है तो नॉन लिविंग, एंड अगर होस्ट के अंदर चले गए तो लिविंग हो जाएंगे। ठीक है, सो हम होस्ट के अंदर उसे कंसिडर करेंगे, यानी लिविंग कंसिडर करेंगे। होस्ट के अंदर अगर है तो उसकी मशीनरी यूज करेंगे, सो दे आर लिविंग। सो इसीलिए वायरसेस को बायोलॉजिकल एजेंट के अंदर डाला गया। ठीक है, सो कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस या फिर कार्सिनोजेंस को हम 3 ग्रुप्स के अंदर ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एंड जितने भी एग्जाम्पल्स आते हैं कार्सिनोजन के, ये सारे फिर इस कैटेगरी के अंदर ही फिट इन हो जाएंगे। ओके, सो कार्सिनोजन के अंदर एक तो फिजिकल फैक्टर या फिर फिजिकल एजेंट्स होते हैं, जिसके अंदर आपके रेडिएशंस एंड कुछ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आएंगे, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद केमिकल एजेंट्स होते हैं, एंड लास्ट में आपके कौन होते हैं? बायोलॉजिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकल एजेंट्स। ठीक है, आई होप ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है। एलर्जन एंटीजन वो साइड में लिख दो। ठीक है, ये ऐसे ही मैंने जस्ट रिव्यू करवाया, आपको रिकॉल करवाया। ठीक है, सो यस, अब सबसे पहले कार्सिनोजेंस के अंदर हम पढ़ेंगे फिजिकल एजेंट। तो फिजिकल एजेंट जो होते हैं इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आपका आता है रेडिएशंस का, यानी रेडिएशन कैंसर को कॉज करते हैं। जैसे आपने सुना होगा दैट जो यूवी रेडिएशन आते हैं, जो सनलाइट से आते हैं, वो हम तक उतने एक्सटेंट तक नहीं आते। वाई? बिकॉज ओजोन लेयर होती है,
ओजोन लेयर क्या करती है, वो यूवी रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट बैक करती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो हम तक इतने ज़्यादा एक्सटेंट तक नहीं आ सकते। अगर वो सन के जितने हार्मफुल रेज है, अगर ओजोन लेयर नहीं होती, सो उतने हार्श रेज अगर हमारी बॉडी, हमारी स्किन के ऊपर अगर एंटर होते तो हमें कैंसर हो जाता, स्किन कैंसर, हमारे जीन्स के अंदर म्यूटेशन हो जाता एंड मे बी हम सर्वाइव भी नहीं कर पाते, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता बिकॉज हमारे पास हमारी प्रोटेक्टिव शील्ड है, दैट इज ओजोन लेयर, ठीक है, जो हमें प्रोटेक्ट करती है। बट या तो यूवी रेडिएशन जो होते हैं ये कैंसर कॉजिंग रेडिएशंस है। उसके बाद आपने सुना होगा एक्सरे। एक्सरे जब करवाने हम जाते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, तो वहाँ पर जो एक्सरे के अंदर जो वर्कर्स होता है, जो काम करते हैं वहाँ पर, वर्कर्स एंड डॉक्टर्स जो होते हैं, वो पूरा ऐसे कवर्ड होते हैं, एक ऐसे फुल उनकी बॉडी कवर होती है, ठीक है। ताकि क्यों कवर होती है, ताकि वो जो रेडिएशंस होते हैं एक्सरे के, वो उनके बॉडी को हार्म ना करे, बिकॉज एक्सरे के रेडिएशंस जो होते हैं ये कैंसर कॉजिंग होते हैं। इनफैक्ट अगर मान लो आपको कोई फ्रैक्चर एंड ऑल हुआ है, ठीक है, माइनर फ्रैक्चर हुआ है, जैसे मुझे हुआ था अभी, तो मैं करवाने गई एक्सरे, ठीक है, तो मैंने उनको बोला अब अगर मुझे वापस एक्सरे करवाना है तो मैं कब करवा सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला दैट 1 महीने का गैप आपको रखना होगा माइनर फ्रैक्चर के लिए, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए नहीं। सो 1-2 महीने का गैप रखना पड़ेगा, फिर ही आप करवा सकते हो। वाई? बिकॉज अगर हम फ्रीक्वेंटली एक्सरेज करवाते हैं तो वो रेज हमारी बॉडी के ऊपर गिरती हैं एंड दैट रेज आर कैंसरस। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 फिजिकल एजेंट के एग्जाम्पल बताए, एक तो यूवी रेडिएशंस एंड एक मैंने आपको बताया एक्स रेज। सो ये जो रेडिएशंस होते हैं ये कैंसर कॉज करते हैं, ठीक है। सो फिजिकल एजेंट के अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, कौन कैंसर को कॉज करेगा स्टूडेंट्स, रेडिएशंस कॉज करेंगे। अब रेडिएशंस भी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड दूसरे होते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। जो आयोनाइजिंग वाले होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू नॉन आयोनाइजिंग वाले। सो नॉन आयोनाइजिंग के अंदर आपके यूवी रेज की कैटेगरी आती है। यूवी रेज जो होता है ये नॉन आयोनाइजिंग होते हैं, बट अगर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होता है ये भी अगर इसका लॉन्ग टाइम तक एक्सपोजर रहा तो उससे भी कैंसर होगा। यानी माना कि वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेडिएशन नहीं है एज कंपेयर टू आयोनाइजिंग, बट अगर उसका लॉन्ग एक्सपोजर हुआ तो उससे भी कैंसर होता है, ठीक है। सो रेडिएशंस के अंदर 2 टाइप के रेडिएशंस आएंगे, एक आएंगे आयोनाइजिंग रेडिएशंस एंड दूसरे जो हमारे पास होते हैं दैट आर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, ठीक है। जो आयोनाइजिंग रेडिएशन आते हैं स्टूडेंट्स ये ज़्यादा हार्मफुल होते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के कंपैरिजन में, बट नॉन आयोनाइजिंग भी अगर ज़्यादा देर तक उसके साथ एक्सपोजर हो सो नॉन आयोनाइजिंग वाले भी हार्मफुल होते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन की कैटेगरी के अंदर आपके आते हैं एक्स रेज एंड गामा रेज, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं एक्स रेज एंड गामा रेज, एंड जो नॉन आयोनाइजिंग है इसके अंदर आते हैं यूवी रेज। सो आयोनाइजिंग का एग्जाम्पल याद रखना है एक्स रेज एंड गामा रेज एंड नॉन आयोनाइजिंग के अंदर यूवी रेज होते हैं, ठीक है। सो ये हो गए रेडिएशन। तो रेडिएशन आपको कैंसर कॉज करेंगे। अब देखो इनफैक्ट क्या हुआ था पता है, एक इंसिडेंट आपको पता ही होगा, हिरोशिमा एंड नागासाकी, ठीक है, कि मतलब वो जब इंसिडेंट हुआ था हिरोशिमा एंड नागासाकी का, उस टाइम पर भी बहुत सारे लोगों को कैंसर हुआ था, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर हुआ था। सो वो जो ब्लड कैंसर उस टाइम पे हुआ था वो भी किसकी वजह से हुआ था, रेडिएशंस की वजह से, बिकॉज बहुत ज़्यादा जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस वहाँ पर लीक हो गए थे उसके रेडिएशंस। सो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी हिरोशिमा एंड नागासाकी के अंदर, बिकॉज वहाँ पर रेडियो एक्टिव जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके रेडिएशंस की वजह से कैंसर हुआ। सो ये भी एग्जाम्पल आपका इसके अंदर आ गया, मतलब फिजिकल एजेंट के अंदर ही आ गए ये रेडिएशंस भी। सो यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पे ये भी लिख सकते हो दैट हिरोशिमा एंड नागासाकी का इंसिडेंट, हिरोशिमा एंड नागासाकी इंसिडेंट, इसके अंदर भी जो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के जो रेडिएशंस थे उसकी वजह से ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर हुआ था लोगों को, ठीक है। सो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के रेडिएशंस, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के जो रेडिएशंस होते हैं इनके वजह से ल्यूकेमिया हुआ था एंड बहुत लोगों की डेथ हो गई थी ये इंसिडेंट के अंदर। सो पहला फिजिकल एजेंट हमारा हो गया रेडिएशन। अब ना दूसरा होता है कांगरी, ठीक है। अब कांगरी होता क्या है पता है, जो कश्मीरी पीपल होता है, कश्मीरी लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, उधर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, राइट। सो वो उतने ज़्यादा कोल्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेडिशनली, अभी हीटर्स तो अभी सबके घर पे होता है,
बट उस टाइम पे हीटर्स नहीं होते थे, सो ट्रेडिशनली हीटर की तरह कांगरी यूज़ करते थे। अब कांगरी एंड हीटर भी, हीटर को इलेक्ट्रिसिटी लगता है तो वो हर जगह लेके थोड़ी घूमेंगे। सो क्या होता था, जब पीपल बाहर जाते हैं कश्मीर के अंदर अभी भी, सो उनके बॉडी के ऊपर ऐसे शॉल टाइप्स होता है एंड उसके अंदर ऐसा एक सब्सटेंस होता है, मैं यहाँ पर पिक्चर लगा दूंगी, ठीक है। सो वो ऐसे शॉल टाइप्स होता है एंड उसके अंदर वो ऐसे बास्केट की तरह होता है, पॉट की तरह। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर थोड़ा सा फायर लगा देते हैं एंड वो ऐसे अंदर पकड़ते हैं, वो शॉल के अंदर ये पकड़ते हैं कांगरी को, ताकि वहाँ पर हीट रह सके। मैं यहाँ पर कोई वीडियो या फिर फोटो लगा दूंगी इंटरनेट से, बट वो जो कांगरी होता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, उससे भी कैंसर होता है। सो ये जो एज अ ट्रेडिशनल हीटर यूज़ करते हैं कश्मीरी पीपल, इससे भी कैंसर होता है। सो कांगरी जो कि किसका काम करता है, ट्रेडिशनल हीटर की तरह काम करता है, ठीक है, ट्रेडिशनल हीटर की तरह आज भी लोग इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये कैंसरस होता है, स्किन कैंसर कॉज करता है। ये कौन सा कैंसर कॉज करेगा, स्किन कैंसर, ठीक है। एंड ये कांगरी यूज कौन करते हैं, कश्मीरी पीपल यूज करते हैं इसे। सो आई होप ये 2 पॉइंट्स क्लियर है। सो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो, फिजिकल रेडिएशंस, उसके बाद फिजिकल ऑब्जेक्ट जैसे कि कांगरी, ये कैंसर कॉज कर रहे हैं, इसीलिए ये फिजिकल एजेंट्स की कैटेगरी के अंदर आ गए। उसके बाद अभी आपको सुन के थोड़ा अजीब लगेगा दैट मैं क्या बोल रही हूँ, बट जो तीत होते हैं ना, जिनके शार्प तीत होते हैं, लाइक ऐसे शार्प तीत, कैसे मैं पिक्चर लगा दूंगी या फिर इमेजिन कर लो ना, जिनके शार्प तीत होते हैं उनको भी टंग कैंसर का रिस्क होता है, शार्प तीत की वजह से, बिकॉज वो कंटिन्यूअसली पेनिट्रेट करते हैं एंड कंटिन्यूअसली ऐसे टंग के साथ इंटरेक्शन होता है उनका एंड शार्प टीथ का, सो उसकी वजह से टंग कैंसर होता है, ठीक है। सो जो शार्प टीथ होता है उसकी वजह से भी टंग कैंसर होता है। सो ये भी ऑब्जेक्ट ही हो गया, ऑब्जेक्ट यानी सॉलिड चीज ही है ना, टीथ भी। सो शार्प टीथ की वजह से टंग कैंसर देखा गया। सो ये सारा स्टूडेंट्स आपका फिजिकल फैक्टर्स के अंदर आ गया, फिजिकल एजेंट के अंदर। पहले तो रेडिएशन, रेडिएशन के अंदर कौन से, आयोनाइजिंग, एक्स रेज एंड गामा रेज। नॉन आयोनाइजिंग के अंदर यूवी रेज, ये आपके कैंसर को कॉज करते हैं। उसके बाद हमने देखा हिरोशिमा एंड नागासाकी का जो एकदम अजीब इंसिडेंट था, ठीक है, बहुत लोग मरे थे उसके अंदर। तो उसके अंदर भी जो डेथ हुई थी वो ज़्यादातर कैंसर की वजह से हुई थी, बिकॉज जो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स है उनके रेडिएशंस बहुत ज़्यादा हार्मफुल हुए थे, जिसकी वजह से लोगों को ब्लड कैंसर हुआ था। उसके बाद जो कांगरी होता है, जो कश्मीरी पीपल यूज़ करते हैं एज अ हीटर, ठीक है, उसके वजह से भी स्किन कैंसर देखने को मिला है। एंड उसके बाद जो शार्प टीथ होता है उसकी वजह से टंग कैंसर होता है। सो ये फिजिकल एजेंट्स वाले हमारे पूरे एजेंट्स कवर हो गए, इतने याद रख लो, ठीक है। अब केमिकल एजेंट, केमिकल एजेंट के अंदर क्या होता है, केमिकल्स होते हैं जो कैंसर को कॉज करते हैं। अब सबसे ज़्यादा फेमस आपको पता ही होगा, सिगरेट, ठीक है। सिगरेट स्मोकिंग जब होती है तब सिगरेट स्मोकिंग करते टाइम सिगरेट के अंदर केमिकल होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एन नाइट्रोसो डाइमिथाइलामीन। ये कैंसरस होता है, ये केमिकल एजेंट होता है जो कैंसर को कॉज करता है। सिगरेट के अंदर कौन सा केमिकल होता है, एन नाइट्रोसो, याद रखना है ये, एन नाइट्रोसो डाइमिथाइल अमीन, ये उसका केमिकल नेम है, डाइमिथाइल अमीन। सो सिगरेट के अंदर ये केमिकल होता है जिसकी वजह से कैंसर कॉज होता है। उसके बाद अगर आप कंबशन करते हो कोल का, ठीक है, सो वो जो कंबशन करने के बाद जो धुआं निकलता है उससे भी कैंसर होता है। सो कंबशन ऑफ कोल, कोल की कंबशन की वजह से जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कंबशन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी वजह से भी कैंसर होता है। तो ये भी आपका केमिकल एजेंट के अंदर आ गया। उसके बाद सूट, ठीक है, सूट यानी क्या होता है, जो आपने कभी, अगर आप कहीं ट्रैवल करते होंगे सो आपने देखा होगा सिटी के बाहर जो फैक्ट्रीज होती है उन फैक्ट्रीज के अंदर ऐसे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है ब्लैक कलर का। सो वो जो धुआं होता है जो इंडस्ट्री के अंदर वो ऐसे ऊपर से निकलता है ना उनके इससे, सो उसे बोला जाता है सूट, ब्लैक कलर का, ठीक है। सो ये सूट होता है, इसकी वजह से भी कैंसर होता है। उसके बाद कोल तार की इमेज में लगा दूंगी, ठीक है, इसकी वजह से भी कैंसर होता है। उसके बाद जो ये होता है टोबैको, मोस्ट फेमस टोबैको जो होता है, जो चीव करते हैं, सो उसकी वजह से ओरल कैंसर होता है। एंड ये जो टोबैको होता है, टोबैको की वजह से क्यों होता है, बिकॉज टोबैको के अंदर केमिकल होता है जिसका नाम है निकोटीन, ठीक है। सो ये निकोटीन जो होता है ये कैंसरस होता है। सो टोबैको के अंदर जो निकोटीन होता है ये क्या होता है, कैंसरस होता है। उसके बाद और एक देखने को मिलता है जो प्रोस्टेट कैंसर होता है मेल्स के अंदर, उसका एक मेन रीजन होता है कैडमियम ऑक्साइड, ठीक है। सो कैडमियम ऑक्साइड ये भी आपका केमिकल एजेंट की कैटेगरी के अंदर आ गया। ऐसे बहुत सारे एजेंट होते हैं जो आप स्वीटनर्स यूज़ करते हो, फ्लेवर्स यूज़ करते हो,
ये भी आपका इसके अंदर ही आता है। जो फूड के कलर जो यूज होता है दैट इज ऑल्सो अ कार्सिनोजन। सो केमिकल के अंदर तो लिस्ट बहुत बड़ी है, लिखते जाओ, इतनी बड़ी लिस्ट है इसके अंदर, ठीक है। सो इसके अंदर मैं लिख देती हूँ स्वीटनर्स, उसके बाद जो और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे केमिकल्स हैं, बट आपको फिलहाल के लिए इतने याद रखना है। वैसे आपके एनसीईआरटी के अंदर इतने दे नहीं रखे, एनसीईआरटी नहीं है मेरे पास अभी, एनसीईआरटी के अंदर इतने भी दे नहीं रखे, ठीक है। उसके बाद पेस्टिसाइड्स होते हैं। पेस्टिसाइड्स पता है ना, जो हम फार्म में यूज़ करते हैं, फार्मिंग के अंदर पेस्ट को किल करने के लिए, अनवांटेड पेस्ट को, ठीक है। सो ये हो गए हमारे पेस्टिसाइड्स। उसके बाद इसकी वजह से भी कैंसर होता है। देन ये आपको थोड़ा अजीब लगेगा, बट जो फीमेल्स के अंदर जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, ठीक है, वो एक्सेसिव हार्मोन प्रोडक्शन की वजह से होता है। मतलब कभी कभी क्या होता है, हमारे फीमेल बॉडी के अंदर ना एक्सेसिव हार्मोन प्रोड्यूस हो जाते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स। उसके अंदर एक एग्जांपल है एस्ट्रोजन। तो ये एस्ट्रोजन की वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है, एक्सेसिव स्टेरॉइड्स यानी एक्सेसिव सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं, जो बॉडी के अंदर एक्सेसिव अगर सिक्रीट हो गए, प्रोड्यूस हो गए, तो उसकी वजह से भी कैंसर होगा। सो एक्सेसिव सेक्स हार्मोन्स यानी स्टेरॉइड्स हम इसे बोल सकते हैं, इसके वजह से भी कैंसर होता है। इसका एग्जाम्पल याद रखना है, फीमेल्स के अंदर जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, फीमेल्स के अंदर जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, स्टडीज में ऐसे बताया गया दैट उसके अंदर इस्ट्रोजन, जब फीमेल बॉडी के अंदर इस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, उसकी वजह से ब्लड कैंसर, वो भी एक रीज़न है, ठीक है। सो इस्ट्रोजन अमाउंट ज़्यादा होता है तब। सो बस, और बहुत सारे केमिकल्स होते हैं गाइज, बहुत सारे हैं, ठीक है। केमिकल की लिस्ट बहुत बड़ी है, बट हाँ हमें इतने याद रखना है दैट केमिकल एजेंट के अंदर, सिगरेट के अंदर एन नाइट्रोसो डाइमिथाइलअमीन। उसके बाद कोल का कंबशन करते हैं तो जो धुआं निकलता है उससे भी कैंसर होता है। उसके बाद जो सूट, उसके बाद कोल तार, ठीक है, सूट यानी जो अगेन फैक्ट्री के बाहर जो निकलता है ब्लैक कलर का वो, देन कोल तार, उसके बाद स्वीटनर्स, उसके बाद कैडमियम ऑक्साइड। अगर ये याद रख सकते हो तो याद रख दो दैट कैडमियम ऑक्साइड जो होता है इससे होता है प्रोस्टेट कैंसर। कौन सा कैंसर होता है, प्रोस्टेट, ठीक है। अब एक्चुअल में ये कैंसर कॉज कैसे करता है, यानी फिजिकल एजेंट एंड केमिकल एजेंट ऐसा क्या करते हैं दैट हमारे बॉडी के अंदर कैंसर आ जाएंगे। मान लो एक्सरे है, एक्सरे मेरे बॉडी के ऊपर पड़ा, ठीक है, क्या होगा उससे, मतलब मेरे बॉडी के अंदर ऐसे क्या हो रहा है जिसकी वजह से कैंसर कॉज होता है, वो अभी हम देखने वाले हैं। सो ये फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स कैसे ट्रिगर करते हैं हमारे बॉडी के अंदर कैंसर या फिर ट्यूमर्स को, वो अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखना, सबसे पहले तो फिजिकल या फिर केमिकल एजेंट क्या करते हैं, देखो हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल सेल फंक्शनिंग को रेगुलेट करने के लिए एक जीन होता है। अब जीन, ऑब्वियसली जीन कहाँ प्रेजेंट होता है, डीएनए के अंदर, यानी डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर ये मान लो एक सेल है, ठीक है, एंड ये सेल का हो गया न्यूक्लियस मान लो। अब न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है, बट चलो ठीक है, यही न्यूक्लियस है सर्कल वाला, एंड ये आपका सेल है। इतना बड़ा नहीं होता बट ड्रॉ कर लिया मान लो, ठीक है। सो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ा दिया मैंने इसका चलो ठीक है, मान लो ये आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है। अब क्या होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर हमारा ऐसे डीएनए होता है। सो ये डीएनए है। सो जो हमारा नॉर्मल सेल है, ये नॉर्मल सेल है मान लो, ठीक है। सो क्या होता है पता है, जो नॉर्मल सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसके डीएनए के अंदर एक जीन प्रेजेंट होता है जिसे बोला जाता है प्रोटो ऑन्कोजीन, जिसे मैं अभी येलो से हाईलाइट कर रही हूँ। मान लो ये जीन है, ठीक है, एंड ये जीन कौन सा होता है, प्रोटो ऑन्कोजीन। कौन सा जीन है स्टूडेंट्स, ये प्रोटो ऑन्कोजीन। सो ये प्रोटो ऑन्कोजीन क्या करता है, ये हमारे नॉर्मल सेल साइकिल के जो फंक्शंस होते हैं उन्हें रेगुलेट करने का काम करता है। सो प्रोटो ऑन्कोजीन। सो हमारे जो नॉर्मल सेल होते हैं उनके डीएनए के अंदर ये जीन प्रेजेंट होता है प्रोटो ऑन्कोजीन, जो क्या करता है, नॉर्मल सेल के फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। क्या करता है, ये नॉर्मल सेल साइकिल फंक्शनिंग को रेगुलेट करेगा। सो नॉर्मल सेल साइकिलिंग फंक्शंस को रेगुलेट करेगा। सो प्रोटो ऑन्कोजीन रेगुलेट्स नॉर्मल सेल साइक्लिंग फंक्शंस, ठीक है। अब होता क्या है, ये सेल साइक्लिंग इसको मतलब सेल साइक्लिंग को रेगुलेट कैसे करता है। सो हमें पता ही है, जीन जो होता है, जीन के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसे बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्शन की वजह से एमआरएनए प्रोड्यूस होता है, मैसेंजर आरएनए। फिर ये मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर जाके ट्रांसलेशन करता है एंड प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। फिर ये जो प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं इसकी वजह से नॉर्मल सेल साइक्लिंग रेगुलेट होती है। सो हमारे नॉर्मल बॉडी सेल जो होता है, मान लो अभी मेरे नॉर्मल बॉडी सेल है, तो मेरे बॉडी का जो भी सेल है उसके पास प्रोटो जीन्स होंगे। ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनाएंगे जो मेरे नॉर्मल सेल साइक्लिंग के फंक्शंस को रेगुलेट करेंगे, ठीक है। अब होता क्या है पता है,
जब भी कार्सिनोजन इनके ऊपर गिरते हैं, जब भी मेरे नॉर्मल बॉडी सेल के डीएनए के प्रोटोऑन्कोजीन के ऊपर कैंसर के रेडिएशन, यानी ये जो होता है ना फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट, इनका जब एक्सपोजर होता है, ये जब उसके ऊपर इंपैक्ट होता है वो जीन के ऊपर, तब क्या होता है मेरे बॉडी का प्रोटोऑन्कोजीन, यानी ये जो कार्सिनोजेंस होंगे, कार्सिनोजेंस के अंदर भी फिजिकल केमिकल जो मैंने अभी बताया, ये क्या करेंगे, ये मेरे न्यूक्लियस के अंदर के जो प्रोटोऑन्कोजीन है, जो नॉर्मल बॉडी को सेल साइक्लिंग, नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट कर रहा था, उसे ये कार्सिनोजेंस कन्वर्ट करेंगे ऑन्कोजीन के अंदर। क्या करेंगे, ये ऑन्कोजीन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब ये जो ऑन्कोजीन होता है, ये ऐसा जीन होता है जो ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाएगा, फिर ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाएगा, एंड ये प्रोटीन्स ऐसे होंगे जो नॉर्मल सेल को ट्यूमर सेल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। मैं फिर से बता रही हूँ यहां पर हुआ क्या है। मेरा बॉडी है, ठीक है, मेरी बॉडी है, ठीक है, मेरी बॉडी के अंदर सेल्स है। अब ये जो सेल्स है मेरी बॉडी के अंदर, इनके डीएनए, यानी इनका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो डीएनए होता है, उसके अंदर एक जीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है प्रोटोऑन्कोजीन। अब होता क्या है, जब भी कोई कार्सिनोजन इस प्रोटोऑन्कोजीन के एक्सपोजर में आता है, कांटेक्ट में आता है, मतलब प्रोटोऑन्कोजीन के कांटेक्ट में कोई कार्सिनोजन, कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस आ गया, तो ये प्रोटोऑन्कोजीन कन्वर्ट हो जाता है ऑन्कोजीन के अंदर। और अब ये ऑन्कोजीन क्या करता है, ये ट्रांसक्रिप्शन करता है, ट्रांसलेशन करता है, एंड देन ऐसे प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है जो मेरे नॉर्मल सेल को ट्यूमर सेल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। एंड ये जो पूरी प्रोसेस होती है, इसे ही बोला जाता है ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सो यहां पर क्या हुआ, कार्सिनोजेंस ने ऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में कन्वर्ट किया। अब ये जो ऑन्कोजीन होता है, ये क्या करेगा, यहां पर मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूं। ये मान लो मेरा नॉर्मल बॉडी सेल था। अब ये नॉर्मल बॉडी सेल के जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो प्रोटोऑन्कोजीन है, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ऑन्कोजीन के अंदर कन्वर्ट हो गया। सो मान लो ये जो मैं ब्लू से हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पर, ये हो गया ऑन्कोजीन। ठीक है, सो ये ऑन्कोजीन अब क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये बनाएगा ट्रांसक्रिप्शन करके, ये बनाएगा एमआरएनए, फिर ये एमआरएनए आपका साइटोप्लाज्म में माइग्रेट होता है, देन ये एमआरएनए आपका क्या करता है, ट्रांसलेशन करता है, एंड ट्रांसलेशन करके ये आपके प्रोटीन्स को बनाता है। अब ये ऐसे प्रोटीन्स को बनाएगा जो आपके नॉर्मल सेल्स को किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, ये प्रोटीन नॉर्मल सेल को ट्यूमर सेल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, एंड ये जो प्रोसेस होती है पूरी जो मैंने यहाँ पर बताई, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है। ठीक है, सो ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, आई होप ये पॉइंट क्लियर है। ठीक है, क्या हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो कार्सिनोजेंस है, फिजिकल एजेंट्स एंड केमिकल एजेंट्स वाले, जब भी ये हमारे नॉर्मल सेल के प्रोटोऑन्कोजीन पर गिरते हैं, सो हमारे नॉर्मल सेल का प्रोटोऑन्कोजीन कन्वर्ट हो जाता है ऑन्कोजीन के अंदर, फिर ये ऑन्कोजीन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करके ऐसे प्रोटीन्स को फॉर्म करता है जो प्रोटीन्स नॉर्मल सेल को ट्यूमर सेल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, एंड ये पूरी प्रोसेस को भी बोला जाता है ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अभी हम देखेंगे दैट बायोलॉजिकल एजेंट्स कैसे फंक्शन करते हैं, यानी बायोलॉजिकल एजेंट्स कैसे कैंसर को कॉज करता है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर बायोलॉजिकल एजेंट के एग्जांपल्स लिख देती हूँ। सो बायोलॉजिकल एजेंट्स के अंदर आपके वायरसेस आते हैं। ठीक है, कौन आता है यहाँ पर, वायरसेस। अब वायरसेस के अंदर बहुत सारे वायरसेस होते हैं स्टूडेंट्स जो कैंसर को कॉज करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल HIV। अब आप बोलोगे HIV तो एड्स कॉज करता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ऑब्वियसली एड्स ही कॉज करता है, बट क्या होता है ना, एड्स हमें पता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी ग्रुप ऑफ सिम्टम, यानी एड्स के अंदर बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, एंड उसके अंदर ही एक सिम्टम होता है कापोसी सार्कोमा नाम का कैंसर। इसका मतलब HIV हमारा कैंसर भी कॉज करता है, एंड ये कैंसर का नाम क्या है, कापोसी सार्कोमा। फिर हम देखेंगे ट्रीटमेंट के अंदर ये जो पेशेंट होता है जिसे कापोसी सार्कोमा होता है, उन्हें अल्फा इंटरफेरॉन्स दिया जाता है जो कि बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर है, जो उस पेशेंट के इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेंगे, देखेंगे वो हम फर्दर। बट बिफोर दैट HIV नाम का वायरस जो होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये कापोसी सार्कोमा नाम का कैंसर कॉज करेगा। उसके बाद आपका होता है ये सबसे कॉमन कैंसर जो है फीमेल्स के अंदर, वो सर्वाइकल कैंसर है, एंड ये सर्वाइकल कैंसर जो होता है ये कौन कॉज करता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। सो HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये वायरस क्या कॉज करता है आपका, ये कॉज करता है सर्वाइकल कैंसर। ऐसे ही बहुत सारे दूसरे वायरसेस भी होते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस B वायरस। ठीक है, इसकी वैक्सीन है तो ले लो।
ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस, इसकी वैक्सीन आ गई है, सो ले लो, ठीक है। सो हेपेटाइटिस बी वायरस होता है जो कैंसर को कॉज करता है। उसके बाद हेपेटाइटिस सी वायरस भी होता है जो कैंसर को कॉज करता है। ऑब्वियसली ये लिवर कैंसर को कॉज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस भी होता है, जैसे सिंपली हर्पीस वायरस भी बोल सकते हैं, या फिर हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। सो हर्पीस वायरस, सो ये जो वायरसेस होते हैं ये होते ही बदमाश है वायरसेस, कुछ भी बोलो, जैसे कोविड-19, ठीक है। मतलब ये वायरल डिजीजेज जो होते हैं ये बहुत खतरनाक डिजीजेस है। सो यहाँ पर बायोलॉजिकल एजेंट्स के अंदर कैंसर को कॉज करने वाले वायरसेस होंगे, जैसे HIV जो होता है कापुसी सार्कोमा कॉज करता है, उसके बाद HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उसके बाद हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस एंड हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस या फिर सिंपली हर्पीस वायरस। ये क्या करेंगे, ये कैंसर को कॉज करेंगे। अब ये कैंसर को एक्चुअल में कॉज कैसे करते हैं ये हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो क्या होता है पता है, वायरसेस, मान लो ये मैं हूं, ठीक है। अब तुम हंसोगे, हाँ इतनी सुंदर नहीं हूं मैं ना, ये क्या बना दिया आई डोंट नो, बट मान लो ये मैं हूं, ठीक है। एंड ये मेरा नॉर्मल बॉडी सेल है, ये जो है ये मेरा नॉर्मल बॉडी सेल है, इसको मैंने बाहर निकाला, ठीक है। अब मान लो क्या हुआ, मेरा ये जो नॉर्मल बॉडी सेल है इसके अंदर वायरस घुस गया। कौन घुस गया मेरे नॉर्मल बॉडी सेल के अंदर, वायरस। तो अभी मेरे नॉर्मल बॉडी सेल के अंदर क्या होगा ये मैं आपको बताने वाली हूँ। ये है मेरा नॉर्मल बॉडी सेल, ठीक है। सो नॉर्मल बॉडी सेल, अब होता क्या है, जब भी कोई वायरस अटैक करता है तो वो वायरस क्या होता है, वायरस के पास, मान लो ये डिब्बा वायरस है, ये ब्लू डिब्बा बना देती हूँ वायरस के लिए। सो मान लो ये जो बॉक्स होता है ये वायरस है मान लो, ठीक है। सो ये जो वायरस होता है ना, वायरस के पास जीन होते हैं जिसे बोला जाता है वी ऑन्कोजीन, यानी वायरसेस के पास नेचुरली कैंसर कॉजिंग जीन्स होते हैं, ठीक है। सो ये मान लो ये आपका वायरस है, ठीक है, आपका नहीं वायरस है, ठीक है। ये वायरस जो होता है इसके अंदर जीन होता है जिसे बोला जाता है, इसके DNA या फिर इसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर जीन होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, वायरल ऑन्कोजीन, ठीक है। वायरल ऑन्कोजीन को ही शॉर्ट में क्या बोला जाता है, वी ऑन्क बोला जाता है, V-ऑन्क यानी वायरल ऑन्कोजीन। अब होता क्या है, जब भी ये वायरल सेल या फिर वायरस ये मेरे बॉडी के अंदर अटैक करेगा, वायरल सेल इसे नहीं बोलेंगे बॉडी के बाहर, ठीक है, ये नॉन लिविंग होता है, बट जब भी कोई वायरस मेरी बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो वो करता क्या है, अपना ये जो वी ऑन्क जीन है, रेड से बना रही हूं, ये जो वी ऑन्क जीन होता है वायरल ऑन्कोजीन, इसे ये मेरे बॉडी के अंदर इंसर्ट करेगा। अब मान लो मेरे नॉर्मल बॉडी सेल है, ये मेरे नॉर्मल बॉडी सेल का न्यूक्लियस है, अब ये इसके अंदर नॉर्मल बॉडी सेल का DNA हो गया। अब जब ही ये वायरस मेरे बॉडी के अंदर आएगा तो ये क्या करेगा, वी ऑन्क जीन को मेरे DNA के अंदर डाल देगा, मेरे नॉर्मल बॉडी सेल के। अब होगा क्या, जब मेरा DNA ट्रांसक्रिप्शन करेगा तब वो ऐसा mRNA बनाएगा जो वायरस को चाहिए, यानी वायरस के कैंसर कॉजिंग वाला mRNA यहाँ पर बनेगा, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड है, ये मैंने रेड से बनाना था इसीलिए ऐसे लिख दिया है, ठीक है, एडिट कर देती हूँ भाई और कुछ, ठीक है। सो ये हो गया मान लो mRNA। अब होता क्या है, ये mRNA साइटोप्लाज्म में आएगा मेरे नॉर्मल बॉडी सेल के, एंड ये ट्रांसलेशन करके कुछ ऐसे प्रोटीन्स को फॉर्म करेगा जो कि क्या करेंगे, जो मेरे नॉर्मल बॉडी सेल्स को किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, ट्यूमर सेल के अंदर कन्वर्ट करेंगे ये प्रोटीन्स, ठीक है। सो होता क्या है, यहां पर भी सेम मैकेनिज्म है, दैट वायरसेस के पास वी ऑन्क वायरल ऑन्कोजीन प्रेजेंट होता है। जब भी ये वायरसेस मेरे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो वो अपना ऑन्कोजीन मेरे बॉडी सेल के DNA के अंदर डालते हैं, जिसकी वजह से मेरे बॉडी सेल का जो DNA होता है उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन होकर वायरसेस के mRNA एंड वायरसेस के प्रोटीन बनेंगे, एंड ये वायरल प्रोटीन क्या करेंगे, फिर मेरे नॉर्मल सेल को ट्यूमर सेल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है। आपको रिवाइज करवाती हूँ। सबसे पहले तो कार्सिनोजन यानी कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस, 3 फैक्टर्स या फिर 3 एजेंट्स होते हैं जो कैंसर को कॉज करते हैं ब्रॉडली, फिजिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स के अंदर रेडिएशन आते हैं, जैसे आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, जो कि कैंसर को कॉज करेंगे। इसका एग्जांपल है हिरोशिमा एंड नागासाकी का जो इंसिडेंट था, वहां पर रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स की वजह से रेडिएशन रिलीज हुए थे, जिसकी वजह से लोगों को ब्लड कैंसर होकर बहुत सारी डेथ्स हुई थी। उसके बाद जो कैंगरी होता है, कांगरी बोलो या कैंगरी बोलो, ये कश्मीरी पीपल का एक ऐसे हीटिंग ऑब्जेक्ट होता है जिसे वो हीटर की तरह यूज करते हैं, ठीक है, बट ये स्किन कैंसर को कॉज करता है, स्किन कैंसर का रीजन है ये। उसके बाद जिनके अंदर शार्प टीथ होते हैं, ये शार्प टीथ भी कैंसर को कॉज करते हैं, टंग कैंसर। ओके, उसके बाद केमिकल एजेंट्स के अंदर बहुत सारे केमिकल होते हैं, बट यहाँ पर हमने कुछ फेमस एग्जाम्पल ले लिए, जैसे सिगरेट के अंदर एन नाइट्रोसो डाइमिथाइलामीन केमिकल कॉज करेगा कैंसर को। उसके बाद कंबशन ऑफ कोल, उसका जो धुआं होता है उसकी वजह से, उसके बाद सिमिलरली सूट का जो धुआं होता है उसकी वजह से कैंसर होता है। देन ये सारे, देन टोबैको के अंदर निकोटीन एंड ऑल दैट, ये सारे क्या करेंगे, ये
केमिकल एजेंट्स होते हैं जो कैंसर को कॉज करेंगे। इनफैक्ट हमारे बॉडी के अंदर अगर एक्सेसिव स्टेरॉइड हार्मोन यानी एक्सेसिव सेक्स हार्मोन्स अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं सो वो भी कैंसर को कॉज करते हैं। यहां पर मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, फीमेल्स के अंदर जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो किसकी वजह से होता है, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। उसके बाद बायोलॉजिकल एजेंट्स के अंदर वायरसेस होते हैं, HIV, HPV, हेपेटाइटिस B, C, हर्पीज, ये सारे वायरस क्या करेंगे, ये भी कैंसर को कॉज करेंगे। अब एक्चुअल में होता क्या है, जो फिजिकल एंड केमिकल रेडिएशंस होता है ये जब भी हमारे नॉर्मल बॉडी सेल के डीएनए के ऊपर गिरते हैं सो हमारे नॉर्मल बॉडी सेल का जो डीएनए का जीन है, प्रोटोऑन्कोजीन, जो हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करता है, ये प्रोटोऑन्कोजीन कन्वर्ट हो जाता है ऑन्कोजीन के अंदर एंड ये ऑन्कोजीन फिर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करके ऐसे प्रोटीन्स को फॉर्म करता है जो नॉर्मल सेल को ट्यूमर सेल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। सिमिलर मैकेनिज्म वायरल ऑन्कोजीन्स का भी होता है, दैट वायरसेस जो होते हैं उनके पास ऑन्कोजीन्स होते हैं, कैंसर कॉजिंग जीन्स होता है। सो जब ये हमारे बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं सो ये क्या करते हैं, इनका फेमस मैकेनिज्म क्या है एक्शन का, दैट ये उनका जेनेटिक मटेरियल हमारे बॉडी सेल के डीएनए के अंदर डाल देंगे, इनकॉर्पोरेट कर देंगे। सो जब भी वायरल ऑन्कोजीन हमारे डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट होगा सो वायरसेस का एमआरएनए यानी वायरस को जो एमआरएनए एंड जो प्रोटीन बनाने हैं वो वहां पर बनेंगे हमारी बॉडी के अंदर एंड ये प्रोटीन्स जो होते हैं जो ऑन्कोजीन से बने हैं, वायरल ऑन्कोजीन से, ये प्रोटीन फिर हमारे नॉर्मल बॉडी सेल को किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ट्यूमर सेल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। बस इतना ही हमने आज के लेक्चर में पढ़ा। टिल देन रिवाइज करिए। नेक्स्ट क्लास आएगी डायग्नोसिस एंड डिटेक्शन ऑफ कैंसर, जो कि होगा लास्ट क्लास कैंसर के ऊपर। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप स्टडिंग, कीप हसलिंग। बाय बाय।